नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह की तरफ से वहां के कर्मचारियों को एक मेल भेजा गया जिसमें लिखा है, रवीश ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी ने उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू करने की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है। रवीश का इस्तीफा प्रणय रॉय और राधिका रॉय के RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। इससे ठीक एक दिन पहले RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयर की जानकारी दी थी, जिनमें से 99.5% इक्विटी शेयर विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं। ये वो कंपनी है जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स ने किया है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के पास अब एनडीटीवी के 29.18% की हिस्सेदारी है। रवीश कुमार अपने प्रोग्राम रवीश की रिपोर्ट से मशहूर हुए और बाद में प्राइम टाइम के साथ एनडीटीवी इंडिया से जुड़े रहे। उन्हें रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी मिल चुका है। गुड इवनिंग मित्रों। एक पत्रकार से डर गई भारत की सरकार। मैं इसे यूं ही लूंगा। एनडीटीवी का इंड हो गया आज, उसमें ई लग गया और ये जाहिर करता है, ये पूरा घटनाक्रम एनडीटीवी को अधिग्रहित करने का और रवीश कुमार को बोलने से रोकने का ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है, ये जाहिर करता है कि एक मामूली से पत्रकार, मामूली सा तो मैं नहीं कहूँगा, एकमात्र पत्रकार से डर गई पूरी भारत की सरकार और पूरा औद्योगिक घराना, क्योंकि ये पत्रकार लगातार वर्षों से इन लोगों द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों की जो है विवेचना कर रहा था और वो जनता के सामने रख रहा था। मित्रों, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग खुशी जता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी देशद्रोही को जो है देश से निकाल दिया गया है और सजा दी गई है। मित्रों, लोकतंत्र में अगर बोलने की आज़ादी पे, सच कहने की आज़ादी पे अंकुश लगने लगे तो ये गंभीर विषय है और ये चिंता का विषय है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, जिसको छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में पत्रकारिता जो है, जो मीडिया है, वो चौथा स्तंभ माना जाता है और आज मीडिया की जो स्थिति है, अधिकांश चैनल तो पहले से ही जो है सत्ता का गुणगान गा रहे थे। कुछ गिने चुने चैनल्स ही बचे थे जो अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन कर रहे थे। उनमें एनडीटीवी भी एक था। एनडीटीवी का रवीश कुमार का जो प्राइम टाइम था, उसकी एक बड़ी भूमिका थी कि वो सरकार की सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि सरकार द्वारा किए गए गलत निर्णयों की खुलकर आलोचना करते थे, सामने आकर आलोचना करते थे बिना भयभीत हुए। और इससे सरकार इतनी भयभीत हो गई कि सरकार ने अपने धन पशु अडानी जी को लगा दिया इस चैनल के पीछे और इन कीन प्रकारेण साजिश करके, षड्यंत्र करके या पैसे के दबाव में या पैसे के प्रभाव में अंततः एनडीटीवी को जो है ख़त्म करने का काम पूरा ही कर दिया इन लोगों ने। और जो समाचार आ रहे हैं कि रवीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा भी दे दिया है, एनडीटीवी से देना भी चाहिए। रवीश कुमार ने अच्छा किया, इस्तीफा दिया है। तो मित्रों, क्या ये सही है? मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये सही है? लोकतंत्र में क्या पत्रकारिता भी नहीं करने दी जाएगी? लोकतंत्र में क्या प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लिया जाएगा? क्या अब जो पूरी मीडिया है वो भी सरकारी मीडिया बन के रह जाएगी? अभी हाल ही में मैंने एक शब्द सुना था, सरकारी कवि। कहीं मैंने पढ़ा था सरकारी कवि, यानी कि अब जो कवि हो गए हैं, जो मीडिया हो गई है, जो पत्रकारिता हो गई है, जो पत्रकार हो गए हैं, ये सरकारी हो गए हैं। पहले ज़माने में भी था ये, जिन्हें जो लोग राजाओं का बढ़ा चढ़ा के गुणगान करते थे इनाम पाने के लालच में। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि
उन्हें जो सर्व समाज था वो किस नाम से पुकारता था? उन्हें भाड़ कहा जाता था मित्रों, भाड़ कवि। वो भाड़ कवि थे जो राजाओं के चरणों में बैठकर उनका झूठा गुणगान करते थे, मैं कहूँगा। उनके अवगुणों को भी वो गुण बताकर प्रस्तुत करते थे। तो आज कमोबेश हमारे देश के मीडिया के अधिकांश चैनलों की यही हाल हो गई है। तो ये तो रही आज की बात। और दूसरा एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर समाधान इसका कैसे होगा? तो मेरा विचार है कि सर्वप्रथम कुछ ऐसा होना चाहिए कि मीडिया, देखिए मीडिया में अडानी को आने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो ये है, अडानी जैसे व्यापारियों की मीडिया में क्या आवश्यकता है? ये तेल बेच रहे हैं, ये मसाला बेच रहे हैं, ये घी बेच रहे हैं, ये जाने अभी हीरोइन भी इनके पोर्ट पे पकड़ी गई थी, तो शायद हीरोइन भी बेच रहे हैं बैकडोर से। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्रतीत होता है 20,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई। वो हीरोइन कहाँ गई आज तक पूरे देश को नहीं मालूम है। और न तो ये मीडिया बता रही है कि वो 20,000 किलो हीरोइन जो अडानी पोर्ट पे पकड़ी गई थी लगभग साल भर पहले, वो गई कहाँ? वो 20,000 किलो हीरोइन कहाँ है? कोई नहीं पूछने वाला है, किसी को नहीं फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो मीडिया में रोक लगनी चाहिए ऐसे धन पशुओं की। धन पशु उसके मालिक नहीं होने चाहिए। क्या क्या बेचोगे भाई? सब कुछ तो बेच रहे हो, क्या आप समाचारों को भी बेचोगे? खुद ऑलरेडी जो है कई सारे चैनल बेच रहे हैं। कुछ एक चैनल को तो छोड़ दो जो बेचे न, बल्कि समाचार बताएं लोगों को। तो मुझे हार्दिक कष्ट है इस बात का। और मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि इसका विरोध जनता को करना चाहिए, पहली चीज़ तो। और कैसे विरोध हो सकता है? उस विरोध की एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आप सोशल मीडिया पे विरोध करें। और मैंने जो व्यक्तिगत रूप से विरोध के बारे में सोचा है, वो मैंने ये सोचा है कि अडानी ग्रुप के किसी भी प्रोडक्ट का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा आज के बाद। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टॉप परचेजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर मेड बाय अडानी ग्रुप्स। तो ऐसे लोगों का इस ढंग से बहिष्कार लोकतंत्र में किया जाना चाहिए, अन्यथा ये लोग लोकतंत्र को बाजार बना देंगे और ख़रीद लेंगे पूरे लोकतंत्र को। आप सब देखते रह जाएंगे। आज जिन्हें खुशी हो रही है रवीश कुमार के बाहर जाने की, वो क्या मैं कहूँ इन लोगों के बारे में, क्या इनकी सोच हो सकती है और कितने दूरदर्शी ये लोग हैं। इनको मज़ा आ रहा है। अरे ये आपके हाथों पैरों में जंजीर बांधी जा रही है जिसका आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। एहसास जब आपको होगा तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। तो मैं सबसे अपील करूँगा, जो लोग जो है इस कृत्य के विरुद्ध हैं, जिनको लगता है कि ये कृत्य गलत किया गया है, वो सब लोग सर्वप्रथम ये काम करें कि अडानी ग्रुप के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद करें, बहिष्कार करें अडानी ग्रुप के सारे प्रोडक्ट्स का। इस तरह से दबाव बनाया जा सकता है इन लोगों पे। और रही बात रवीश कुमार की, तो रवीश कुमार की आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता है। सोशल मीडिया का ज़माना है। रवीश कुमार की आवाज़ यूँ ही गूंजती रहेगी, यूँ ही घर घर तक पहुँचती रहेगी, यूँ ही सच्चाई का जो है प्रदर्शन करती रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से रवीश कुमार की नहीं तारीफ कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं पत्रकारिता के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं इस मरती हुई पत्रकारिता को देख रहा हूँ, इसलिए मैं पत्रकारिता के पक्ष में खड़ा हूँ। मैं रवीश कुमार के पक्ष में नहीं खड़ा हूँ। तो मित्रों, मेरा यही आग्रह है कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए देश में। और विरोध के 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला तो अडानी ग्रुप के सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें आप, और दूसरा रवीश कुमार का जो यूट्यूब चैनल है, जो मुझे नाम आ रहा है, लिंक मैं शेयर करूंगा आप लोगों को बाद में, रेडियो रवीश करके शायद वो चैनल बना हुआ है या रवीश कुमार ने बनाया हुआ है। तो रेडियो रवीश को अब सब लोग सब्सक्राइब करें। और तीसरा एक और समाधान हो सकता है, मैं देश भर के उन सारे बुद्धिजीवियों से, उन सारे स्वतंत्र पत्रकारों से जो पत्रकारिता में आज़ादी को चाहते हैं, वो सब लोग मिलकर एक पैनल बनाएं। ये 100, 200, 300 लोगों का पैनल हो, और वो पैनल अपना एक चैनल बनाए और उस चैनल को चलाए। और रही बात उसमें पैसे की, तो सब लोग मिलकर शेयर करें। और मैं कहता हूं कि रवीश कुमार देश की जनता से आह्वान करें
बहुत सारे पैसे आएंगे उस चैनल को बनाने के लिए। वो चैनल किसी भी प्रभाव में ना काम करे। उस चैनल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग भी हों, चुनिंदा लोग हों, देश के सम्मानित लोग हों, जो आज़ादी को पसंद करते हों, जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हों, जो पत्रकारिता से डरते न हों, तो ऐसे लोग मिल के एक नया चैनल बनाएं और सोचें। मैं रवीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस ढंग की कोई योजना बनाते हैं तो मैं आप लोगों को उस योजना में साथ हूँ आपके, और जितना भी आर्थिक सहयोग संभव होगा मैं अपनी तरफ से करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे सूचना मिलनी चाहिए कि कोई इस ढंग का चैनल जो है आप लोगों द्वारा बनाया जा रहा है, जो ईमानदारी से देश में पत्रकारिता करे और ईमानदार पत्रकारों को प्रोत्साहन दे। तो ये काला दिन कहा जाएगा, मैं कहूँगा, और इसे कुछ लोग उजला दिन समझ रहे हैं। तो मैं ऐसे भटके हुए लोगों से यही आग्रह करूँगा कि जो है पत्रकारिता को जीवित रहने दें। अगर सरकार प्रश्नों से डरेगी, जो सरकार प्रश्नों से डरेगी, वो सरकार कैसे लोकतांत्रिक हो सकती है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं डराने वाली स्थिति है कि जो है पूरी तरह से जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग भी गलत को गलत कह रहे हैं, उन्हें अनेक प्रकारों से दबाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके और अडानी जैसे धन पशुओं का इस्तेमाल करके पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो ध्वस्त किया जा रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मोदी जी की और मोदी सरकार की आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे कार्य भी इन लोगों ने किए हैं, लेकिन अच्छे कार्य का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बुरे कार्यों की बुराई को सुनने से डरें। मैं पहला प्रधानमंत्री देख रहा हूँ दुनिया में जो मीडिया में आज तक सामने आने का साहस नहीं कर पाया, कभी मीडिया का ओपन कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। ये सारे तानाशाहों के गुण हैं, मैं कहूँगा। जितने भी तानाशाह शासक दुनिया भर में हुए हैं या हैं, ये उन्हीं का व्यक्तित्व है कि वो मीडिया को दबाते हैं, अपने विरोध में बोलने वालों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि ये अच्छा नहीं हुआ है लोकतंत्र के लिए। और रवीश कुमार की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। रवीश कुमार की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। रवीश कुमार एक चैनल से बाहर हुआ है। मैं आह्वान करूंगा देश के युवाओं को कि हजारों रवीश कुमार बन के सामने आओ और जो भी सच्चाई है उसकी आलोचना करो, खुल के आलोचना करो। एकदम भयभीत होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मेरा संदेश था। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब लोग जो है विरोध करिए ऐसे कुकृत्यों का, चाहे जो भी इसमें सम्मिलित हो इस षड्यंत्र में। सारे षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए। पत्रकारिता लोकतंत्र में एक सबसे आवश्यक चौथा स्तंभ है। बिना इसके लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है, ये आप सब मान लीजिए। तो लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो इस देश में स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखना ही पड़ेगा। ये हम सब का दायित्व है, हम सब बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि हम सब जो है मुखर होकर जो है इन घटनाओं का विरोध करें, इन कार्यों का, इन कृत्यों का विरोध करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।